हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम बाद हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। ऐसे शायद कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और आज आए हैं फिर से बनाने आप लोगों के सामने आप लोगों की समस्याओं के साथ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही है कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उस वाले टॉपिक का आप जो है वीडियो बना दीजिए। थोड़े बहुत कई सारे डेरिवेशंस हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो स्टार्ट कर। कोई ना कोई टॉपिक ऑलरेडी पहले से कुछ बना हुआ है, जैसे बायो-सेवर्ट्स लॉ मैंने बना रखे है पहले से, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ से ही मैंने सोचा कि जो वीडियो पहले से बना हुआ है उसी टॉपिक का कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो चलो एक बायो-सेवर्ट्स लॉ का ही एक हमारा एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो इसको कैसे हम समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटेड डेरिवेशन आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग था, उसके एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, वो आप लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके होंगे, है ना। तो अब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, कि अगर हमारा एक सर्कुलर करंट लूप है और उसके एक्सिस पर अगर हमको निकालना है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, और उसके फिगर को आप सही से समझ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, फिगर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फिगर में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो केवल आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है, और उस जो भी है वहाँ पे उसके बाद हम लोग आगे फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप है, मान लो ये इनवर्ड है। कैसा, अब इसको हमने डॉट बना दिया, इसका मतलब समझ गया ना कि कुछ ऐसा रखा है, यानी कि अगर साइकिल का पहिया मैं यहाँ रख दूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बैक वाले को हमने डॉट बना दिया, और ये हमारा बोर्ड के सामने वाला पोर्शन है जो कि एज इट इज है, और ये इसका क्या है, सेंटर है। ये हमारा सेंटर है वो, और इसकी ये रेडियस हम मान लेते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, चलो इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा इसका रेडियस है, इसका रेडियस हम कितना मान लें, ए मान लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये हमारा रेडियस है ए, ठीक है, और इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है। सपोज ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, आई कर रहा है, इधर से इधर आई कर रहा है, ठीक है। और इस रिंग सर्कुलर करंट लूप जो है, या सर्कुलर रिंग समझ लो, इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ हमको क्या इक्वेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करना है ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग ना, यहाँ पे कहीं से भी आप ले सकते हो कि आप एक सेगमेंट ले लो, करंट एलिमेंट ले लो, ठीक है। मान लिया यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम रख देता हूँ मैं ए बी, ठीक। ये ए बी एक एलिमेंट है जो कि सर्कुलर लूप पे कंसीडर किया गया है, और इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे भी उतना ही बड़ा, हम यहाँ पे भी उतना ही बड़ा, कितना बड़ा, जितना बड़ा ये है ए बी वाला उतना ही बड़ा हम यहाँ पे भी एक ले लेते हैं सेगमेंट ए डैश बी डैश, ठीक है। इसका सेगमेंट का जो लेंथ है मान लो कितना है, डीएल है। इस सेगमेंट का भी लेंथ फिर आइडेंटिकल है, तो कितना होगा, डीएल ही होगा। और ये डीएल से यहाँ से ये डिस्टेंस समझो, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, आर है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, आर है। चलो बहुत बढ़िया। और इस एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है, फाई है। और देखो यहाँ से भी अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं पी को, इस वाले पॉइंट को, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सीधा करते हैं हम लोग, ठीक, सीधा हो गया। तो अगर ये ए है, ये डिस्टेंस भी हमारा क्या है, ये सेंटर था वो, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी तो रेडियस ए के ही बराबर होगा, ठीक। और ये ए है और ये एक्स है, तो जाहिर सी बात है ये वाली डिस्टेंस भी हमारी आर के ही बराबर होगा, ठीक। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारा रिंग है, कैसे समझ लो, ये ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे एक वायर पड़ा है, ज़रा ये वाला वायर देना हमको, हाँ यही वाला वायर आप पकड़ा दो, हाँ बहुत बढ़िया, गिरा दो उधर से, उसको पूरा निकाल दो, ज़रा हमें समझाने में आसानी हो जाएगी। या कहीं, हाँ बिल्कुल निकाल दो उसको, ठीक है, ठीक है। चलो इसको पकड़ लो। ये कुछ ऐसे समझ लो बच्चों, इस चीज़ को आप कुछ ऐसे समझ लो, ये आपको दिख रहा है, ये समझ लो ये हमारा करंट लूप है, और ये हमारा सेंटर था, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ से, और ये ऐसे ही रखा है। ये रखा कैसे है, ऐसे ही रखा है। देखो ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया, सर्कुलर करंट कैरिंग
लूप हो गया हमारा, इसको हमने ऐसे रखा है, ये जो फिगर आपका बना है उस फिगर में ये ऐसे रखा है, बात समझ में। और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, आर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, आर ही होगा। और इसके सेंटर से यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस रिंग, ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, समझ लो इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर से यहाँ पर कोई डिस्टेंस P है, और इस P पर हमको क्या निकालना है, इस P पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि ये रेडियस ये और यहाँ से ये लाइन, तो साफ साफ कि भाई यहाँ पे ये वाला लाइन, ये रेडियस ऐसे हो गया और यहाँ पे ये लाइन ऐसे हो गया, तो रेडियस और ये वाला लाइन एक्सिस वाला एक्स, तो ए और एक्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है। अच्छा दूसरा एक और चीज़ समझते हैं, इसी पे तो हमने सेगमेंट भी कंसीडर किया है ना, ये जो हमारा डीएल है वो तो करंट कैरिंग सेगमेंट ऐसे है, करंट कैरिंग सेगमेंट हमारा कैसे है, करंट कैरिंग सेगमेंट तो इस वायर पे लिया गया है ना, ये डीएल हमने कहाँ लिया है, इस वायर पर लिया गया है। और यहाँ से अगर हम ऐसे जो स्लोप डाले हैं ये वाला आर, तो यहाँ से ये एक्सिस की तरफ एक लाइन जा रही है, तो ये वाला ये जो ये समझो, तो ये हमारा इसके साथ करंट एलिमेंट के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना, करंट एलिमेंट ये और ये वाला लाइन ऐसे, तो ये इसके बीच में एंगल हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। यानी जो करंट एलिमेंट है ये वाला और इसके साथ ये वाली जो लाइन है यानी आर जो है वो कितना डिग्री एंगल बना रहा, 90 डिग्री। इसमें कोई किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि भाई ये तो हमारा ऐसे एक्चुअल में ना कि ये हमारा करंट एलिमेंट हो गया, इस पर हमारा करंट जा रहा है, उसके साथ हम ये ले रहे हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जैसे रेडियस था, रेडियस को अगर हम ऐसे टेढ़ा कर देते हैं और ये पी तक ले आए, ये लाइन हमारा ऐसे गया है, आर वाले को सब लोग समझ लेना, यहाँ से ऐसे आ जाए एक्सिस पे, तो ये इस करंट एलिमेंट के साथ कितने डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है। जब प्रैक्टिकली आप इसको सोचोगे तो 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम लगाते हैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए, अब सबको पता है, क्या सबको पता है, एक सिंपल सी बात समझना कि अगर हम मान लें कि ये हमारा कोई, इस चीज़ को समझने के लिए कि ये हमारा कोई करंट एलिमेंट है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका लेंथ कितना है, डीएल है, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री पे यानी इस करंट एलिमेंट से 90 डिग्री एंगल पर कोई डिस्टेंस हम आर ले लें और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पी एज्यूम कर ले और यहाँ पे डायरेक्शन निकाले मैग्नेटिक फील्ड का, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारा क्या करंट हमारा किधर जा रहा, ऊपर। यानी मान लो अगर इसको हम ए कह दें और इसको हम बी कह दें, तो ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, नहीं थंब हम रखेंगे ए से बी की तरफ, तो और ये हमारा जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये चारों फिंगर्स जो हैं ये उसकी तरफ रखेंगे, तो इस पाल्म के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे होता है। राइट हैंड थंब रूल में हमारा क्या होता है कि थंब को रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट में, पाल्म जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट की तरफ हमारी पूरी हथेली जाएगी, और इस हथेली का जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना यहाँ पे इनवर्ट। यानी आपने क्या नोट किया कि ये जो आर था और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो बी निकला वो एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे समझो, इस फिगर में आप समझो, करंट हमारा नीचे से किधर जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहा, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। और उस डायरेक्शन के हिसाब से जब राइट हैंड थंब रूल आप यहाँ के लिए लगाओगे तो ये जो आर है ना, इस आर से कैसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो एंगल आपको निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 90 डिग्री। चूंकि करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे जो ए बी लिया है ये छोटा सा लिया है भाई, इसमें भी तो हमारी करंट जा ही रही है ना आई, तो ए बी में अगर छोटा सा सेगमेंट लिया है तो जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी तो छोटा सा करेगा। मान लो कितना किया, डी किया, कोई दिक्कत वाली बात। चलो वेक्टर हो, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो फिगर को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिगर के अलावा इसमें होता कुछ है ही नहीं, फिगर के अलावा ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। सिमिलरली इस सेगमेंट के लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये जो हमारी वायर है, इस वाले वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको हम, ये मार्कर भी दिक्कत कर रहा है क्या, तो यहाँ पे भी हमारा छोटा सा था, इसके लिए भी हमारा डी भी निकल के आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये एंगल फाई है तो यहाँ भी ये वाली एंगल फाई ही होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे करते क्या है बच्चे, ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग करते हैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। और अब लगा दो ज्योमेट्री, अब क्या लगा दो, ज्योमेट्री लगा दोगे तो अगर ये एंगल फाई है तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस फाई, तो ये एंगल भी फाई आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा फाई, ये एंगल भी फाई, ये एंगल भी फाई। तो इस डीबी का एक कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा
और इस डी बी का एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग आ जाएगा। तो डी बी का इधर वाला जो आएगा वो कितनी वैल्यू आएगी, डी बी कॉस फाई आएगा। डी बी का इस एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डी बी साइन फाई। सिमिलरली इसके लिए निकाला जाए, इसका भी एक कंपोनेंट इधर से फाई एंगल पे है, तो इस साइड में हमारा क्या आएगा, डी बी कॉस फाई, और इस एक्सिस पे क्या आएगा, डी बी साइन फाई। तो आपने क्या नोट किया, नोट ये किया कि जब एक सर्कुलर रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में दो सेगमेंट लेते हैं तो उन दोनों सेगमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है पॉइंट पी पे निकला, उसका जब हम कंपोनेंट डिवाइड करते हैं वर्टिकल और अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर सेंटर ऑफ द रिंग या सेंटर ऑफ द लूप, तो हमें क्या मिलता है कि जो उनके साइन का कंपोनेंट है वो सब एक डायरेक्शन में काम कर रहा, लेकिन उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है कॉस वाला वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। मतलब कि पॉइंट पी पर, ये पॉइंट जो पी है यहाँ पे, इस पॉइंट पी पर आपका जो इसके और इसके वजह से नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये डी बी साइन फाई भाई इन दोनों का भी आपस में ऐड होगा। इसी तरीके से अगर मल्टीपल सेगमेंट हम इस पे लेते जाएं, मल्टीपल सेगमेंट यानी इसके और इसके अपोजिट में यहाँ पे ले लें, तो इसका वाला भी वही सीन करेगा कि डी बी कॉस फाई अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डी बी साइन फाई इसी एक्सिस पे आएगा। कहीं से भी आप सेगमेंट ले लोगे आमने सामने ऐसे ही मिलेगा कोई दिक्कत हो, तो डी बी कॉस फाई उनका भी कैंसिल हो जाएगा। यानी डी बी कॉस फाई ऐसे आपस में काम करेंगे, कैसे, ऐसे एक दूसरे के हर पॉइंट पी पे एक किसी भी एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन का लो तो एक का डी बी साइन फाई इधर, डी बी साइन फाई इधर, और डी बी कॉस फाई इधर, डी बी कॉस फाई इधर, और साइन फाई के कंपोनेंट सबका इसी एक्सिस पे काम करेगा, पॉइंट पी पे सबके इसी एक्सिस पे काम करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करें कि किसी एक डी बी साइन फाई को पकड़ के इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो अब इस ए बी सेगमेंट के लिए केवल बायो-सैवर्ट्स लॉ लगा लो। किसके लिए, ए बी सेगमेंट के लिए बायो-सैवर्ट्स लॉ लगाओ, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वेट करो। तो यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ, यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट ए बी, ड्यू टू एलिमेंट ए बी, तो हमें क्या मिलेगा कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अब यहाँ एंगल हमने बता दिया 90 डिग्री है, तो सीधा सीधा हम क्या लिख दें, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमें केवल इतना ही वैल्यू मिला कि नहीं मिला, यानी इस सेगमेंट की वजह से जो वैल्यू मिला वो इतना मिला। अब हमने एक चीज तो नोट ही कर लिया कि जो डीबी के अपोजिट कंपोनेंट है, दो अलग अलग सेगमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट है डीबी कॉस फाई, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड केवल इस वैल्यू को इंटीग्रेट करने से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेटमेंट लिख ही लोगे। तो अब आपके पास केवल बचा क्या, केवल बचा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू कंप्लीट करंट लूप विल बी क्या कि b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू डी बी साइन फाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब भाई dB की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। कोई दिक्कत वाली बात। अब जगह की कमी पड़ रही है तो इस वाले फिगर को सब लोग अच्छे से पहले वो कर लो, उसके बाद मैं इस फिगर को थोड़ी देर के लिए मिटाऊंगा। इस फिगर में एक दो चीज़ें और है जिसको कि हमें निकालने की जरूरत है, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ। देखो भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आर स्क्वायर की, आर की अगर वैल्यू निकाला जाए तो भाई ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। कोई दिक्कत वाली बात। और यहाँ से देखो हमको यहाँ पे साइन फाई की रिक्वायरमेंट है, तो साइन फाई की अगर वैल्यू निकाला जाए, साइन फाई की वैल्यू निकाला जाए इस ट्राइंगल से, ओ ये कोई भी ले लो, ओ डैश ले लिया, ओ डैश पी वाला ट्राइंगल ले लो, तो इसमें अगर साइन फाई की वैल्यू निकालो तो साइन फाई बराबर क्या आ जाएगा कि ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन आर, और आर की वैल्यू तो इतनी है ही। अब इस फिगर को मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत वाली बात मैं ना फिगर को मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए स्पेस अब कम बच रहा है। फिगर को ही समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो फिगर को फिलहाल के लिए मुझे मिटाना पड़ रहा है स्पेस कम होने के
वजह से। तो अब आप लोग बताते जाना, इसको भी मैं यहाँ से मिटा ही दे रहा हूँ, मैं साइड में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो कि हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिल ही गई है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब यहाँ से देखो बेटा, हमें क्या क्या मिला कि r की वैल्यू फिगर में क्या मिला था कि, अरे वाह, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 मिला था। और साइन फाई की वैल्यू हमको क्या मिला था, a/r। तो ये सारा वैल्यूज हम यहाँ पे क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो देखो भाई, ये किनारे मैंने लिख लिया और लिखा कि b इज इक्वल टू, और यहाँ इंटीग्रेशन करना है हमको, है ना, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल अपॉन, अभी आर स्क्वायर लिखा, साइन फाई की जगह a/r लिखा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। केवल यहाँ पे डी एल एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएबल है, ठीक है, इसी को केवल हम इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट था, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप बदलेगा नहीं, और जो डिस्टेंस था लूप के बाउंड्री से या कह लो सरकमफेरेंस से पॉइंट पी की, वो आर है, वो भी बदलेगा नहीं। तो ये तो एकदम फिक्स, इतना वैल्यू हमारा आ गया। इतना वैल्यू के बाद हम क्या लिखेंगे भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये i और a बाहर आ गया, r और r क्यूब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, dl। जब इंटीग्रेशन के अंदर dl बचा तो खुद ही बताओ कि ये हमारा सर्कुलर लूप था, करंट कैरिंग लूप था, इसी पे हमने छोटा सा सेगमेंट लिया था ना dl, यहाँ से यहाँ तक, a से b तक का, ठीक। तो ये तो सरकमफेरेंस पर लिया गया सेगमेंट था, और इसकी रेडियस कितनी थी लूप की, a। तो भाई dl को जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरकमफेरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो यानी कि इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू 2 पाई a मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया इसके जगह सीधा सीधा 2 पाई a रख दिया जाए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो भैया रख दो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये हमारा आर की वैल्यू है। और आर के ऊपर क्या करना था, क्यूब लगाना था, आर के ऊपर क्यूब लगा दिया कि नहीं लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात। अब जब पाई से पाई, 2 से 4, 2 आ गया, अब क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 2, यहाँ पे क्या बचा, आई ए और ए मिलके आई ए स्क्वायर, नीचे क्या बचा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में क्या आ गया, 3/2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात हो बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पर है तो बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पे समझ लो कि भाई ये फिगर कुछ ऐसा था कि नहीं था, ये r था और ये x था, ये सेंटर O है और ये पॉइंट P है, और ये एंगल हमारा क्या था, भाई अगर इस पॉइंट P को हम स्लिप यहाँ से मूव करा के O पे ले आए तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो भैया वापस आ जाओ फिर से इसके स्पेशल केसेस में कि इफ P लाइज एट O का मतलब सेंटर ऑफ द लूप, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो b की वैल्यू हमारा सेंटर पे क्या निकल के आ जाएगा, b की वैल्यू हमारा सेंटर पे क्या निकल के आ जाएगा। तो भाई ये वाली वैल्यू x को वैल्यू x को हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू जब 0 कर दोगे तो a स्क्वायर के पावर 3/2 बचेगा, a स्क्वायर से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, यानी बचा a क्यूब में ऊपर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से a क्यूब काटोगे तो नीचे केवल a बचेगा, सिंगल a बचेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया म्यू नॉट अपॉन 2i बाई a, म्यू नॉट अपॉन 2i बाई a, म्यू नॉट अपॉन 2i बाई a, पक्का। तो भैया लो आ गया सेंटर पे कि म्यू नॉट अपॉन 2i बाई a, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे हमने जो ये करंट कैरिंग लूप लिया था इसमें कोई टर्न था नहीं था, कोई भी टर्न नहीं लिया था। अगर हम इसके जगह भैया एन टर्न वाला कोई लूप ले लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, सिंगल करंट कैरिंग लूप की जगह एन टर्न वाला अगर कोई लूप ले लेंगे तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी एन टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ भी एक एन हमारा अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर सिंगल लूप के बजाय एन टर्न का अगर आप लूप लेते हो तो ये एन यहाँ भी आ जाएगा और एक एन यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो बोलो इतनी बात समझ में आई, इतना ही बोर्ड में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। वैसे 1-2 केस और हैं इसके, 1-2 केस और हैं, क्या और केस है वो भी बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अलग से बता देंगे, अभी बता देंगे, वीडियो बनाने के बाद बता देंगे तुम लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड के लिए तो मैंने बना दिया। और बाकी आप लोगों के अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या आपका कोई डेरिवेशन या कोई भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम करता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बेझिझक पूछो, शर्माओ नहीं, पढ़ाई लिखाई में कोई शर्माना और मना
नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई में कोई शर्माना नहीं चाहिए। पढ़ाई के लिए एकदम बेशरम बनो। पूछोगे नहीं तो समझो कैसे, ज्ञानी तो हो नहीं भाई। तो पूछो, समझो, सीखो। और जितना ज़्यादा पूछोगे, मतलब सबसे ज़रूरी तो है पढ़ोगे। जब पढ़ के आओगे तब ना पूछोगे, और जब पढ़ के नहीं आओगे तो पूछो कहाँ से, घंटा पूछोगे ही नहीं तुम। पढ़ के आओ फिर पूछो, ठीक, मेहनत करो उसके बाद पूछो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फिर से अपडेट करते रहें। इधर तो काफ़ी टाइम हो गया था ड्यू टू सम वर्क, अब सम वर्क को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।